वेरिकोज वेन और ये जो नीली फूली हुई नसें होती हैं, आखिर बीमारी है क्या? पैरों में नीले या हरे रंग की सूजी हुई नसें हो, घुमावदार नसें, या किसी के पैरों की स्किन का कलर डार्क हो रहा है, और उसकी खास वजह है आज की लाइफस्टाइल। किन लोगों में इस वेरिकोज होने की संभावना ज्यादा होती है? हाउस मेकर यानी कि फीमेल्स तो लगातार किचन में प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के चाय नाश्ता खाना वगैरह बनाती रहती हैं। डॉक्टर्स जो घंटों सर्जरी करते रहते हैं एक ही जगह पर खड़े होकर के। फिर ट्रैफिक पुलिस हमारा हो गया, वो दिन भर खड़े रहते हैं। वेंडर्स वगैरह जो हो गए, इस टाइप के लोग, बार्बर्स जो हो गए, आईटी प्रोफेशनल, बहुत यंग एज में आईटी प्रोफेशनल्स को जो 10-12 घंटे लगातार कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, उनको वेरिकोज वेन, ये जो लोग होते हैं ये हाई रिस्क पर होते हैं। इन नीली नसों के कारण कुछ लोगों में अल्सर हो जाते हैं, तो कुछ लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। इसके बारे में बताइए। तो ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट में लक्षण और जो साइंस और सिम्टम है वो मैच करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है कि उसमें स्टेज क्या है। मैंने सुना है इसको दाद या एक्जिमा से भी कंफ्यूज करते हैं, तो ये एक्जिमा है वाकई में या क्या? तो बेसिकली ये एक्जिमा नहीं होता, इट लुक्स लाइक एक्जिमा। ओके। जो लोग जॉब में हैं, जॉब करना जरूरी है, तो ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या उपाय वो यूज करें नहीं हो? ऐसे लोग जो लोग खड़े रहते हैं लगातार या बैठे रहते हैं, वो लोग काफ पंपिंग करें। प्रेगनेंसी में फीमेल्स को ये वेरिकोज वेन होता है, अगर वो सेकंड प्रेगनेंसी में कंसीव करती हैं तो फिर हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताएं कि उस ब्लेसिंग के साथ साथ अगर ये वेरिकोज वेन भी उसको बन जाए तो ये एक अभिशाप की तरह है। इस तरीके से करके क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है। ओके। चाहे प्रेगनेंसी हो या नहीं हो। कि इस इलाज के लिए आपने कहा कि डे केयर प्रोसीजर्स हैं, सुबह से एडमिट होकर शाम को जा सकते हैं, तो बेहोश करना पड़ता है या सुन करके कर दिया जाता है? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होता? इसके बारे में नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, जयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जयपुर के फेमस वेस्कुलर और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष राजपूत सर से। दोस्तों, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एलोपैथी की आज के समय में एक बहुत एडवांस ब्रांच है, जिसमें जो बीमारियों का पहले इलाज संभव नहीं था और जो इलाज की वजह से सर्जरी करनी पड़ती थी, जिसमें मरीज को बहुत बड़े चीरे आते थे, उनको रिकवरी में बहुत समय लगता था, दर्द होता था, इस एक्सपर्टीज से ऐसी बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है और बहुत ही सूक्ष्म चीरे से यह संभव हो पाया है। तो मैं बातचीत शुरू करूंगा डॉक्टर मनीष राजपूत सर से। थैंक यू सो मच डॉक्टर देवांशु, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया दर्शकों के बीच में, और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, और जो हमारा आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पैरों में फूली हुई नसों के रूप में भी जानते हैं। इस बीमारी से यंग बच्चे भी अफेक्ट होते हैं और यह बुजुर्गों को भी परेशान करती है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में बहुत ही एडवांस तरीके से सूक्ष्म चीरे से इस बीमारी का परमानेंट इलाज संभव हो पाया है। आज हम डिटेल से जानेंगे इस बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से कि इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण कैसे आते हैं जिससे हम इस बीमारी को जल्दी से पहचान सकें, और हम किस प्रकार से इसका इलाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में करवा सकते हैं। तो सर, पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताएं ब्रीफ कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक नई ब्रांच है एलोपैथी की, कि क्या है और इसमें क्या एडवांसमेंट्स होते हैं। सो वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी मॉडर्न मेडिकल साइंस यानी कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की काफ़ी एडवांस ब्रांच है। बेसिकली इसमें जो है 5 मुख्य चीज़ें जो हैं वो है डॉक्टर की क्लिनिकल नॉलेज, कि उस डॉक्टर को सभी ब्रांचेस, जो भी ब्रांचेस हैं, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, सभी ब्रांचेस की डीप नॉलेज होना चाहिए। दूसरी, इमेजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस डॉक्टर को जो है सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, फ्लोरोस्कोपी, इन सब की भी डीप नॉलेज होना चाहिए। तीसरी, मशीन्स एंड हार्डवेयर, आपके पास इस टाइप के सूक्ष्म हार्डवेयर हैं जिनसे आप इस टाइप की कॉम्प्लेक्स जो सर्जरीज पहले होती थी या जो बड़ी बड़ी बीमारियां, उनका आप इलाज आराम से कर पाओ।
चौथी चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि मशीन खुद अपने आप में इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि भाई मुझे बीमारी में और नॉर्मल टिश्यू में फ़र्क नज़र आना चाहिए। और उसके बाद टीम एफर्ट, तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हमेशा टीम में काम करते हैं, जो भी क्लिनिशियन है उनके साथ, रेडियोलॉजिस्ट है उनके साथ में। तो ये 5 चीज़ों का जब समावेश होता है तब जाकर के एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ब्रांच उभर करके आती है। सबसे एडवांस ब्रांच है और इसमें किसी भी बीमारी का पूरी दुनिया में अगर हम बात करें कोई भी ट्रीटमेंट हो तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट महज 2 mm के छेद से हो सकता है। चाहे हम ब्रेन के स्ट्रोक की बात करें, हार्ट के वॉल्व्स की बात करें, हम वेरिकोज वेन्स की बात करें, पैरों में डीबीटी हो जाए, कैंसर के ट्रीटमेंट जो होते हैं उन सब की बात करें। तो इस तरीके से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है और मुख्यतः इसकी 5 ब्रांचेज होती हैं, जिसमें इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी जिसमें ब्रेन की ब्लड वेसल्स का इलाज होता है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जिसको लोग हार्ट की एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, स्टेंटिंग वगैरह, टावी वगैरह इस सब के नाम से जानते हैं। देन इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी होता है जिसमें हम कैंसर के इलाज करते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से, कि भाई लोगों को बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की आवश्यकता ना हो। चौथी चीज़ बॉडी वैस्कुलर इंटरवेंशन, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं। और सबसे लास्ट ब्रांच होती है पेन मैनेजमेंट, जिसमें हम बॉडी में अलग अलग टाइप के पेन, जिसमें कैंसर के पेन, दांत के पेन, हेडेक, माइग्रेन आदि पेन्स का इलाज करते हैं। तो देखा दोस्तों, डॉक्टर साहब ने हमें समझाया कि जो लोग सर्जरी के डर से या चीरे के डर से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो क्यूरेबल हैं, उनका इलाज नहीं करवा पाते हैं, इस ब्रांच और इस आधुनिक तकनीक से यह संभव हो पाया है। और डॉक्टर साहब हमारे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से ट्रेंड हैं और उनकी इस ब्रांच में एक्सपर्टीज है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में बात करना। तो डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, वेरिकोज वेन और ये जो नीली फूली हुई नसें होती हैं, आखिर बीमारी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेरिकोज वेन्स आज के ज़माने में एक ऐसी बीमारी है जो तकरीबन हर फैमिली में मिलती है। जिस भी फैमिली में 4-5 लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, तो तकरीबन हर एक फैमिली में मिलती है। और उसकी खास वजह है आज की लाइफस्टाइल। तो अगर हम देखें पैरों में, अगर जो एक आम भाषा में अगर हम बात करें तो पैरों में नीले या हरे रंग की सूजी हुई नसें हों, फूली हुई नसें, घुमावदार नसें, या किसी के पैरों की स्किन का कलर डार्क हो रहा है, पैरों में टखने के पास अल्सर बन गए हैं, तो ये वेरिकोज वेन्स इनको कहते हैं। बॉडी में वेरिकोज वेन्स वैसे तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी जो है वो घुटने के नीचे से लेकर के पंजे तक इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है और स्किन के जस्ट नीचे होता है ये। इन नसों को अपन वेरिकोज वेन्स के नाम से जानते हैं एक आम भाषा में। किन लोगों में इस वेरिकोज होने की संभावना ज्यादा होती है? यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर देवांशु जी, कि आज के ज़माने में अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% पॉपुलेशन जो है अमेरिका की, उसको वेरिकोज वेन्स है। अगर हम वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत में 70% महिलाएं, उनको वेरिकोज वेन्स की समस्या है, और मेल्स में तकरीबन 40 से 45% लोगों को वेरिकोज वेन्स की समस्या है। अगर हम ये देखें कि इटियोलॉजी क्या है या कौन सा ऐसा पॉपुलेशन है, कौन सा ऐसा रिस्क ग्रुप है जो इसमें इन्वॉल्व होता है, तो मुख्यतः सबसे पहले लाइफ स्टाइल, यानी कि पहली चीज़ हो गई लाइफ स्टाइल की वजह से। तो जो लोग लगातार एक ही जगह पर खड़े रहते हैं या लगातार एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों में वेरिकोज वेन्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लोग लगातार खड़े रहते हैं उनमें हाउस मेकर यानी कि फीमेल्स, तो लगातार किचन में प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के चाय, नाश्ता, खाना वगैरह बनाती रहती हैं। उसके अलावा फिर डॉक्टर्स जो घंटों सर्जरी करते रहते हैं एक ही जगह पर खड़े होकर के। उसके अलावा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस हमारा हो गया, वो दिन भर खड़े रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस के अलावा वेंडर्स वगैरह जो हो गए, इस टाइप के लोग, बार्बर्स जो हो गए, ये जो लोग होते हैं ये हाई रिस्क पर होते हैं। जो बैठे रहने वाले लोग हैं कंटिन्यूअसली, है ना, बिकॉज बैठे रहते हैं कुर्सी से पैर लटका करके, तो ब्लड पैरों से वापस नहीं आ पाता। ऐसे लोगों में आईटी प्रोफेशनल, बहुत यंग एज में आईटी प्रोफेशनल्स को जो 10-12 घंटे लगातार कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, उनको वेरिकोज वेन्स हो जाता है। उसके अलावा बैंकर्स जो होते हैं उन लोगों को, एडवोकेट्स, लॉयर्स में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो एक तो हो गया लाइफ स्टाइल रिलेटेड। सेकेंड थिंग है ओबेसिटी।
तो भारतीय पुरुषों के लिए 90 किलो से ऊपर वजन और भारतीय महिलाओं के लिए 75 केजी 75 किलो से ऊपर वजन, ये भी हाई रिस्क में आता है। तीसरी चीज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी आज के डेट में प्रेगनेंसी भी एक हाई रिस्क फैक्टर हो गया है वेरिकोज वेन्स के लिए। काफ़ी सारी महिलाएं मेरे पास आती हैं और वेरिकोज वेन्स की कंप्लेन करती हैं। चौथी अगर मैं बात करूं तो होता है हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोन में थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो थायराइड हार्मोन की कमी जिन लोगों में होती है उनको भी वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है। क्यों होती है वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। पांचवा कारण है हेरिडिटरी या जेनेटिक, यानी कि आनुवांशिक। यदि किसी के ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को या पेरेंट्स को अगर वेरिकोज वेन है तो उन लोगों में वेरिकोज वेन की संभावना ज़्यादा हो जाती है। पांचवी चीज़ होती है एजिंग, यानी कि 50 वर्ष से ऊपर की आयु भी हाई रिस्क पर होते हैं। और फिर एक कारण आ जाता है डीबीटी। जिन लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है उनमें सेकेंडरी कॉज की वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं। तो ये दुनिया में ये 5-6 जो है मुख्य कारण है जिनकी वजह से इन पॉपुलेशन ग्रुप को जो है वेरिकोज वेन्स होता है और ये हाई रिस्क पर होते हैं वेरिकोज वेन्स के लिए। तो दोस्तों आपने देखा डॉक्टर साहब ने हमें बताया ये एक ऐसी बीमारी है जो 18 साल के बच्चे में भी हो सकती है, जो यंगस्टर्स हैं 30 साल 35 साल के में उनमें भी हो सकती है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी हो सकती है और ये ओल्ड एज में भी अफेक्ट हो सकती है। अब सवाल ये है कि हो सकता है कि ये बीमारी हमें हो, तो मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि इसके लक्षण सिम्पटम्स क्या होते हैं, ताकि किसी को अगर हो तो कैसे पहचाने अपने पैरों की तरफ देख के कि हाँ मुझे वेरिकोज वेन हो सकती है। लक्षणों की जहां तक हम बात करते हैं वेरिकोज वेन्स की, तो एक बहुत ही कॉमन सा लक्षण जो है पैरों में दर्द। अच्छा। लोग दिन भर काम करते हैं और शाम को आकर के घर पर कंप्लेन करते हैं कि भाई आज तो मेरे पैरों में बहुत दर्द है। तो अगर कोई मेरे पैरों को दबा दे तो बड़ा आराम मिल जाएगा, बड़ा अच्छा लगता है कोई पैर दबा दे तो बेसिकली क्या है ये, आपने कोई जिमिंग नहीं की, आपने कोई मसल की एक्सरसाइज नहीं की जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द। दर्द। जब आपने अपने पैरों से काम ही नहीं किया तो फिर दर्द क्यों है? जी बिल्कुल। दर्द है वीनस स्टेसिस की वजह से, यानी कि वेन्स में पैरों की जो नसें होती हैं जो वापस गंदा या अशुद्ध खून लेकर के आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट तक लेकर के आती हैं। ऐसी वेन्स में जो है ब्लड की पूलिंग हो जाती है तो वो अशुद्ध खून नीचे वेन्स में भर के रह जाता है और उसकी वजह से शाम को आकर के पैरों में थकान, दर्द, जलन, सूजन, झुनझुनी, सुनपन आना या नसों के आसपास खुजली होना, ये चीजें होती हैं। एक आम भाषा में लोग बोलते हैं कि भाई जब मैं रात में सोता हूँ, लेटते हैं तो मैं पैरों में बाइटें आते हैं। तो पैरों में बाइटें आना भी इसका एक बहुत कॉमन सिम्टम है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस जो हमें दिखता है, जैसे पैरों में अलग अलग स्टेज में अलग अलग साइंस आते हैं, बट एक कॉमन जो चीज है वो है कि भाई पैरों में सूजी हुई घुमावदार हरे या नीले रंग की नसें, डायलेटेड टॉर्चुअस सर्पिजिनस स्वेलन वेन्स, लुक्स ग्रीनिश और ब्लूइश इन कलर जस्ट बीनीथ द स्किन। ओके। ये इसके लक्षण है। डॉक्टर साहब ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि इन नीली नसों के कारण कुछ लोगों में अल्सर हो जाते हैं, तो कुछ लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो उस अल्सर्स के बारे में बताइए। ओके, तो वेरिकोज वेन की अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें या स्टेजेस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट में लक्षण और जो साइंस और सिम्टम है वो मैच करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है कि उसमें स्टेज क्या है। तो वेरिकोज वेन में सबसे पहले तो क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं वेरिकोज वेन की पैथोफिजियोलॉजी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो पैरों में नसें जो गंदा या अशुद्ध खून लेकर के आती हैं उनमें वॉल्व्स होते हैं और वो वॉल्व ब्लड को राइट डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करते हैं कि भाई ब्लड जो है पैरों से हार्ट तक आए ताकि वो वापस से उसमें ऑक्सीजन लोड हो पाए। जब कभी भी ये वॉल्व खराब हो जाते हैं तो ब्लड वापस से रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगता है और पैरों में स्किन के नीचे जो नसें होती हैं जिन्हें हम मेनली जीएसवी और एसएसपी, ग्रेट सेफेनस वेन और शॉर्ट सेफेनस वेन के नाम से जानते हैं, उनके वॉल्व धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। तो जब भी ये वॉल्व खराब हो जाते हैं तो ब्लड उल्टे डायरेक्शन में जाएगा और खून भरना स्टार्ट हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये वेन बॉडी से कहेंगी कि अगर आपने और ज्यादा हमारे अंदर ब्लड भरा, यानी कि वीनस हाइपरटेंशन अगर हुआ
तो हम फट जाएंगे, विल गेट बस्ट आउट। ओके। तो उस कंडीशन में बॉडी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अपनाती है और उन जीएसबी और एसएस यानी कि सुपरफिशियल वेन्स जो हैं उनमें से जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं वैसी ब्रांचेस बना देती है। निकल जाते हैं उसमें। यस। ओके। और ये ब्रांचेस हमें स्किन पर, खासतौर से जिन लोगों की स्किन फेयर होती है उस पर रेड थ्रेड लाइक वेन्स यानी कि पतली लाल रंग की धागेनुमा नसें नहीं। दिखाई देती हैं, जो अक्सर करके मकड़ी के जाले की तरह भी होती है। ओके। इसलिए इनका नाम स्पाइडर वेन या रेटिकुलर वेन भी हो जाता है। तो ये इस बीमारी की फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि कुछ समय के बाद यही स्पाइडर वेन या रेटिकुलर वेन वीनस हाइपरटेंशन की वजह से फूल जाएंगी, सूज जाएंगी, घुमावदार हो जाएंगी और फिर हमें स्किन के नीचे हरे या नीले रंग की दिखाई देती हैं। ठीक है। तो इन्हें हम वेरिकोस वेन कह देते हैं। तो वेरिकोस वेन बेसिकली इस बीमारी की स्टेज 2 है और बीमारी का नाम होता है क्रॉनिक वीनस इंसफिशियंसी। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है। यस, बिल्कुल। ठीक है। क्रॉनिक इसी बिकॉज लंबे टाइम से होता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। वीनस बिकॉज पैरों की वेन्स या उनकी वॉल को इन्वॉल्व करता है और इनसफिशियंसी यानी कि अब वो वेन सफिशिएंट नहीं रही कि वो इम्प्योर या अशुद्ध खून को वापस से मेन सर्कुलेशन में पंप कर पाए। ठीक। बीमारी का तो नाम हो गया क्रॉनिक वीनस इंसफिशियंसी। स्टेज 1 हमने देखा जब स्किन के ऊपर स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं। स्टेज 2 जब वही स्पाइडर वेन फूल करके सूज जाती है। तो वेरिकोस वेन उनको हम कह देंगे। और ये हरे या नीले रंग की क्यों दिखाई देती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। तो ये हरे या नीले रंग की इससे दिखाई देती हैं क्योंकि जो ब्लड इनके अंदर भरा हुआ है वो ब्लड इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध है, डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो नीले रंग का हो जाता है, तो इसलिए वो वेन्स हमें हरे या नीले रंग की दिखाई देती हैं। कुछ समय के बाद जब हमने इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया तो जो हमारी बॉडी का सबसे डिपेंडेंट पोर्शन जो होता है यानी कि पैरों के पंजे और एंकल, अच्छा, वहां पर धीरे धीरे सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कोई भी फीमेल या कोई भी मेल अगर आपसे कहता है कि आज मैंने दिन भर काम किया, मैं जो है खड़ा रहा एक जगह, या मैं लंबा ट्रैवल करके आ रहा हूँ 6-7-8 घंटे का लंबी फ्लाइट की और मेरे पैरों पर सूजन आ गई, तो ये क्लासिकल स्टेज 3 है क्रॉनिक वीनस इंसफिशियंसी की। ओके। तो तीसरा लक्षण हमारा ये हो गया भाई, पैरों में पंजों के आसपास या एंकल के आसपास सूजन आना। ओके। उसके बाद की स्टेज में क्या होता है कि वेरिकोस वेन नेचुरल वेन्स नहीं होती हैं, तो जो इनकी वॉल होती है वो वीक होती है और हाइपरटेंशन की वजह से उस वॉल में से जो अंदर खून भरा हुआ है वहां से प्लाज्मा या पानी बाहर लीक होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, माइक्रो हेमरेज। तो उस कंडीशन में पैरों में एंकल के आसपास सबसे पहले छोटे छोटे लाल रंग के चकत्ते यानी कि रेड पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम बोल देते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। जी। तो पैरों की स्किन लाल रंग की हो जाती है, धीरे धीरे ब्राउनिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन यानी कि नीले और भूरे रंग की त्वचा होने लगती है। तो कुछ लोग, मैंने सुना है, इसको दाद या एक्जिमा से भी कंफ्यूज करते हैं, तो ये एक्जिमा है वाकई में या क्या? ये एक्चुअली आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। डेफिनेटली ये एक मेरे जो देखने में आता है हर रोज फॉर्म है ना कि लोग भाई काफी लंबे टाइम से एक्जिमा का इलाज करवा रहे हैं और वो ठीक भी नहीं होना है। तो बेसिकली ये एक्जिमा नहीं होता, इट लुक्स लाइक एक्जिमा। ओके। जो मैंने बताया कि स्टेज 4 हीमोक्रोमेटोसिस, इसमें ही लंबे टाइम के बाद पैरों की स्किन का कलर काला पड़ने लगता है और सिल्वर शाइन यानी कि पैरों की स्किन चमक मारने लगती है और अलग अलग लोगों में ये अलग टाइप से प्रेजेंट करता है। एक्जिमा जैसे फीचर्स आ जाते हैं, त्वचा में चकत्ते आने लगते हैं, जैसे मैंने कहा ब्लैकिश पड़ने लगती है, लेदरी स्किन हो जाती है, चमड़े जैसी स्किन हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि एक्जिमा है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, उनको भी लगता है कि एक्जिमा है और वो एक्जिमा मान करके इसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं। जी। पर 1 साल, 2 साल, 4 साल के ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को कोई फायदा नहीं होता और ये स्थिति और गंभीर होने लगती है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, जो कि स्टेज 4 की ही सब स्टेज है। ओके। तो बेसिकली ये स्किन का एक्जिमा नहीं है, ये वीनस एक्जिमा होता है जो कि वेरिकोस वेन के ट्रीटमेंट के बाद ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपकी स्किन पहले जैसी नॉर्मल हो जाए, वो संभव नहीं है। मतलब आसान भाषा में बात करूं तो ये खाल की या स्किन की बीमारी नहीं रह जाती, बिल्कुल, ये अपनी वेन्स की ही बीमारी है। बिल्कुल जी। और सबसे आखिरी स्टेज जो है 5वीं और 6वीं स्टेज यानी कि 5th और 6th स्टेज, उसमें जो पैरों में स्किन के नीचे ब्लीडिंग हुई है
तो हम सब जानते हैं कि भाई पैरों की स्किन गंदी होती है, हम चलते हैं तो वहां पर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया उस ब्लड को खाते हैं और उसकी वजह से पैरों पर अल्सर हो जाते हैं, और ये वीनस अल्सर होते हैं। तो वीनस अल्सर अगर हम बात करें तो ये टिपिकली जो है आपके एंकल के आसपास होंगे, है ना, और आर्टेरियल अल्सर से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं। वीनस अल्सर फिफ्थ स्टेज में हीलिंग अल्सर होते हैं, मतलब अल्सर होगा 20-25 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा। और सिक्स स्टेज में ये नॉन हीलिंग अल्सर हो जाएंगे, यानी कि अल्सर होगा, ये ठीक नहीं होगा, इसमें कंटिन्यूअसली मवाद पड़ता जाएगा, पीले रंग का होगा, ब्लीडिंग भी इसमें होगी। तो ये इस टाइप से स्टेज पर डिपेंड करता है कि वेरिकोज वेन किस टाइप से प्रेजेंट कर रहा है, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशन है और लोग किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, अगर एक सामान्य सा पैर में दर्द होना, ऐसा लक्षण भी इस वेरिकोज वेन की बीमारी हो सकती है। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि उसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं कि वो आपको अल्सर तक ले जा सकती है, उसके कारण आपको एक्जिमा तक हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण आए कि आप जब घर लौटें तो आपको पैर में दर्द हो, बांयटें आने लगे, या इस तरीके की नीली नसें पैर के खाल में दिखें, तो तुरंत आपको डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब बात करें कि इसको क्या हम, अब जो लोग जॉब में हैं, जॉब करना ज़रूरी है, तो ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या उपाय वो यूज़ करें कि इसकी संभावना कम हो या नहीं हो ये? वेरिकोज वेन जो है वो प्रोफेशनल हैजार्ड की वजह से होता है ज़्यादातर। जैसा मैंने कहा कि अमेरिका में 70% लोगों को है, डेफिनेटली बॉडी हैबिटस तो है ही, या भारत की बात करें तो काफ़ी सारी महिलाओं को है, पुरुषों को भी है। तो प्रोफेशनल हैजार्ड मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। तो ऐसे लोग जिनका प्रोफेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक एक ही जगह पर खड़े रहने का है, या ज़्यादा लंबे टाइम तक कुर्सी से पैर लटका करके बैठे रहने का है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो काफ मसल है बेसिकली वो काम नहीं करती है। तो काफ पंपिंग जब तक नहीं होगी तो वो गंदा या शुद्ध खून जो है वो ऊपर हार्ट की तरफ नहीं आएगा। जी। तो काफ पंपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। वेरिकोज वेन्स को होने से डेफिनेटली रोका जा सकता है। ऐसे लोग जो लोग खड़े रहते हैं लगातार या बैठे रहते हैं, वो लोग काफ पंपिंग करें। ठीक है, सिंपली बहुत आसान होता है काफ पंपिंग करना, आप बैठ करके लेट करके भी कर सकते हैं। अगर आप बैठे लेटे हुए हैं तो अपने पंजों को सीधा फ्लेक्स करें, एक्सटेंड करें, फ्लेक्स करें, एक्सटेंड करें, और ऐसा तकरीबन हर घंटे 10 से 20 बार करें। ठीक है। खड़े हुए आप तो आप सिंपल अपने पंजों के ऊपर रेज कर सकते हैं हील को और वापस रिलैक्स हो सकते हैं। तो हर घंटे आप ये करें, 1 मिनट में तकरीबन 30 बार और हर 2 सेकंड में 1 बार। तो अगर आप 1 घंटे में 1 बार भी रिपीट कर रहे हैं ये, दैट इज मोर देन इनफ। ओके। दूसरी बात, अगर आप खड़े हुए हैं तो जस्ट कीप वॉकिंग, आप कोशिश करें कि आप चलते रहें। आप बैठे हुए हैं तो कोशिश करें कि पैरों के नीचे एक स्टूल लगा लें, जिससे ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वेरिकोज वेन के बनने में वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। आपका ऐसा जॉब है कि आप भाई वहां से आप हिल ही नहीं सकते हैं, या जो आर्मी के गार्ड्स वगैरह होते हैं कि भाई वो एक जगह पर ही उनको खड़े रहना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए कंप्रेशन क्लास 2 स्टॉकिंग्स होते हैं, आप वो पहनिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एक तो आपकी बीमारी को नहीं होने देंगे, या जिन लोगों को ये ऑटोमेटिकली ये डिजीज हो चुकी है तो डिजीज के बढ़ने को, प्रोग्रेशन को ये रोकेंगे। दूसरा, डाइट की बात करते हैं तो हेल्दी डाइट्स अपनाएं। डाइट में वाटर इनटेक काफ़ी अच्छा हो, फाइबर्स हो, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो। जो लोग अल्कोहल और स्मोकिंग कंजम्पशन करते हैं डेफिनेटली उनका भी रोल होता है, वो लोग इस चीज़ को कम से कम लें, या मैं कहूँगा स्मोकिंग और अल्कोहल को क्विट करें। तो ये कुछ डाइटरी प्रिवेंशन भी है। फीमेल्स जो हैं, जो हाउस मेकर्स हैं, वो अपने पैरों को रेस करके दीवार के सहारे वो लेट सकते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बैक टू हार्ट, यानी कि वापस से हार्ट की तरफ आ जाएगा, तो वो भी इस बीमारी से डेफिनेटली बच सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हमें अपनाना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट टेक दिस बॉडी ग्रांटेड, है ना। ईश्वर ने आपको ये खूबसूरत शरीर दिया है, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर, 45 मिनट, 1 आवर एक ग्रेटिट्यूड शो करें इस बॉडी के लिए। और जो भी आपकी एज ग्रुप के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से आप कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, योगा, प्राणायाम, जो भी आपसे हो सकता है वो प्लीज करें। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि इन सभी उपायों से वेरिकोज वेन को प्रिवेंट करना काफ़ी आसान है और किया जा सकता है, ये डूएबल है। थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए बताएं, जो आपने स्टॉकिंग्स की बात करी,
ये कोई स्पेशलाइज तरह के मोजे होते हैं या कहाँ मिलेंगे, कैसे होते हैं, ये कृपया बताएं। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के मोजे होते हैं जो कि एक खास टाइप के फैब्रिक से बने होते हैं। सबसे खास बात ये होती है, जैसा मैंने कहा कंप्रेशन, तो इसका मतलब ये है कि जो पैरों की सुपरफिशियल वेन है ये केवल उसको ही कंप्रेस करते हैं, तो उनका एक खास प्रेशर होता है 23 से 32 mmH, यानी कि 23 से 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर जो है वो ये एक जैसा एग्जर्ट करते हैं जब हम इनको पहनते हैं। मार्केट में जो है कई प्रकार के मोजे आते हैं, पर मैं कहूँगा कि जो प्योर कॉटन के सॉक्स होते हैं वो लें और हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लें, बिकॉज आपकी स्किन किस प्रकार से रिएक्ट करेगी उस मोजे को ये एक स्पेशलिस्ट या डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। कुछ लोगों में मोजे से एलर्जी हो सकती है, तो हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाएं। और ये जो स्पेशलाइज कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं ये आपको आपके डॉक्टर प्रोफेशन के हिसाब से सजेस्ट करेंगे या जो भी आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से सजेस्ट करेंगे। तो देखा दोस्तों, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स और डॉक्टर साहब ने जो हमें काफ की एक्सरसाइज बताई है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस बीमारी से बचने के लिए। तो मेरा मानना है, हमारी सलाह है कि अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो हमें आपको डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इनका साइज़ अलग-अलग होता है और हर व्यक्ति में एक्सरसाइज डिफरेंट होती है और ये एक स्पेशलाइज्ड एडवाइस के बाद ही आपको फॉलो करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब अगर मान लीजिए वेरिकोज अब हो ही गई है, तो अब आप आपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, ताकि रिकवरी फास्ट हो, पेन ना हो और आदमी जल्दी से जल्दी अपने व्यवसाय या कार्य पर लौट सके। देखिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में वेरिकोज वेन्स के काफ़ी अच्छे एडवांस ट्रीटमेंट हैं, मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट जी। हैं, जिनमें बिना किसी चीरफाड़ और टाके यानी कि बिना किसी निक कट और सूचर के आप वेरिकोज वेन को डे केयर प्रोसीजर में ही ठीक कर सकते हैं। डे केयर मतलब कि एक ही दिन में, या आप सुबह आए और शाम को चले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप सुबह आकर के और अपना प्रोसीजर करवा के आप शाम तक डिस्चार्ज हो सकते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी हैं कि आप अपने ऑफिस का जो आपका टाइम है उसमें जो लंच टाइम आपका होता है, ओके। तो लंच टाइम में आप आकर के और कंप्लीटली ठीक होकर के विद इन 1 आवर आप वापस से अपने ऑफिस जा सकते ये हैं। तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक कमाल की ब्रांच है और इसमें ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले थर्मल एब्लेशन की, यानी कि थर्मल एनर्जी हीट से वेरिकोज वेन को ट्रीट करना। जी। दुनिया में जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है थर्मल एब्लेशन की मैं बात करूं तो माइक्रोवेव एब्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एडवांस टेक्निक है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की मदद से आप वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करते हो। दूसरा होता है लेज़र एब्लेशन। लोग एक आम भाषा में लोग लेज़र को जानते हैं। लेज़र एब्लेशन यानी कि लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन जो होता है, तो लेज़र की एनर्जी जो होती है उससे वेरिकोज वेन को ट्रीट करना, जो वेरिकोज वेन उनको एब्लेट करना, या मैं एक आम भाषा में बात करूं तो उनको जला देना। तीसरा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। अच्छा है लेकिन थोड़ा सा रिकरेंस रेट इसमें है। तो माइक्रोवेव एब्लेशन और लेज़र एब्लेशन डेफिनेटली गोल्ड स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। तो ये 3 थर्मल एब्लेशन हो गए। उसके बाद मैं बात करता हूँ केमिकल एब्लेशन की। तो केमिकल एब्लेशन में जैसे घरों में गोंद या फेविकोल होता है, ऐसे ही हमारे पास जो है मेडिकल का ग्लू होता है और उसकी सहायता से हम जो है वेरिकोज वेन्स को विद इन 1 आवर ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी मेथड होते हैं, जैसे स्टेरोथेरेपी है, वोका करके है, कुछ इरिटेंट्स होते हैं, उनकी सहायता से भी ट्रीट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हर पेशेंट को हर ट्रीटमेंट से ऑफर नहीं किया जा सकता है। जी। तो ये आपके जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, जो आपके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो आपकी कंडीशन, डिजीज की स्टेज क्या है और अल्सर है या नहीं है, परफोरेटर्स हैं या नहीं, उन सबको देख करके ही डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे केमिकल एब्लेशन ग्लू करवाना है ताकि मैं 1 घंटे में ठीक होकर के अच्छा। चला जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ट्रीटमेंट जो है वो स्टेज पर डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन, अंदर नसों की क्या स्थिति है, जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड हुआ है उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, उन सब पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अब मैं ऐसी चीज़ों पर जाना चाहूँगा जिसको बीमारी है एक्चुअली वही इसका दर्द जानता है। तो लोगों को अल्सर होता है, तकलीफ होती है, पैरों में दर्द होता है, कई साल सफ़र करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ
काफी पुअर हो हो जाती जाएगा। है, स्पेशली फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी के वक्त हुआ होता है वो नहीं आती हैं, पर जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो उनको लेकर के आते हैं। तो एक एक दर्दनाक बात है कि ईश्वर ने आपको एक फिक्स्ड लाइफ दी है, बचपन बुढ़ापा ये आपका निकल जाता है, जो आपका यंग हुड का पीरियड है, जब आप एडल्ट होते हैं उस टाइम पर आप जिंदगी को एंजॉय करते हैं, और अगर उस टाइम पर किसी को इस तरीके की बीमारी हो जाए, अल्सर हो जाए, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी पुअर हो जाती है। तो बीमारी पर ध्यान दें और ट्रीटमेंट लें। अब ट्रीटमेंट में डॉक्टरों पेशेंट को रहता है कि भाई क्या करें, कुछ लोकल उपाय ले लें, कुछ दवाइयों से हम ठीक हो जाएं, या बहुत से लोग जो है एक्चुअली आई डोंट वांट टू से ऑल दिस थिंग्स, बट यस ना, जो लोकली अवेलेबल ट्रीटमेंट होते हैं, अनएथिकल ट्रीटमेंट होते हैं कि भाई आपने सुई लगा करके नसों को पिचका दिया, गंदा खून निकाल दिया, या आपने लीच जो है, लीच थेरेपी जिसे कहते हैं, उसको आपने लगा करके ब्लड निकाल दिया। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी ये चीजें हैं। बेसिकली कोएक्स के ट्रीटमेंट्स बहुत सारे हैं दोस्तों। तो डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है ये ट्रीटमेंट आपको एट द एंड ऑफ द डे डैमेज ही करेंगे और बीमारी को बढ़ाएंगे ही आपकी। तो हमारे पास जब इतने एडवांस और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और इन बीमारियों से हम छुटकारा हमेशा के लिए पा सकते हैं, तो हमको एक स्पेशलिस्ट की सलाह हमेशा लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इलाज में अक्सर तो हमारे दर्शक ये पूछते हैं कि इस इलाज के लिए आपने कहा कि डे केयर प्रोसीजर्स हैं, सुबह से एडमिट होके शाम को जा सकते हैं, तो बेहोश करना पड़ता है या सुन करके कर दिया जाता है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होता, इसके बारे में? जो भी मैंने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट्स आपको जी। बताए हैं, ज्यादातर ट्रीटमेंट अगर थर्मल एब्लेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेटली वो लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है और स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है। पर मेरी सलाह ये है कि अगर वो स्पाइनल या रीजनल एनेस्थीसिया में किया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और पेशेंट को भी कोई पेन नहीं होता है, बिल्कुल भी। पेशेंट आराम से कंफर्टेबल होकर के लेटा रहता है, जी। फुल्ली अवेक होता है पेशेंट। पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी पेन नहीं होगा, और साथ में जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो भी आराम से रिलैक्स तरीके से कर पाएगा। स्क्लेरोथेरेपी वगैरह या इस टाइप के जो केमिकल एब्लेशन होते हैं उनमें डेफिनेटली लोकल एनेस्थीसिया में ये किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार के स्पाइनल या रीजनल एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती है। बट डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी की स्टेज क्या है और आप किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को कौन सी टेक्निक सूटेबल होगी और कौन सा अनेस्थीसिया सूटेबल होगा, इसके लिए हमारे को स्पेशलिस्ट की एडवाइस बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अक्सर प्रेगनेंसी में फीमेल्स को ये वेरिकोज वेन होता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि इलाज की क्या संभावना है और किस तरीके से अगर वो सेकंड प्रेगनेंसी में कंसीव करती हैं तो फिर हो सकता है, ताकि परमानेंट इलाज हम कैसे लें? एक औरत जो मातृत्व का सुख ले रही है, एक ब्लेसिंग होती है एक माँ बनना, और उस ब्लेसिंग के साथ साथ अगर ये वेरिकोज वेन भी उसको बन जाए तो ये एक अभिशाप की तरह है। अभिशाप मैं क्यों कह रहा हूँ शब्द को? एक माँ बन रही है एक औरत, और उस वक्त अगर उसको इस टाइप की बल्जिंग ट्विस्टेड वेन है ना बन जाती है, तो मेनली प्रेग्नेंट फीमेल में इस टाइप की वेन 3 जगह पर बनती है। ओके। पैरों के निचले भाग में, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या वल्वा होता है वहां पर, और तीसरा जो हमारा लैट्रिन का रास्ता होता है रेक्टम। तो तीनों ही जगह ये वेन अलग अलग टाइप से प्रेजेंट करती है। पैरों में इसको हम वेरिकोस वेन्स कह देते हैं, रेक्टम में लैट्रिन के रास्ते पर हम इसको हेमोरॉइड कह देते हैं, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पर हम इसको वेरिकोसिटीज कह देते हैं। ओके। वो फीमेल इन सब चीजों से काफी परेशान हो जाती है, दुखी होती है। अब प्रेगनेंसी में इस टाइप की वेरिकोस वेन्स बनने का क्या कारण है ये मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेटली लाइफस्टाइल तो है ही कॉज, उसके अलावा प्रेगनेंसी में 3 मुख्य चीजें हैं जो वेरिकोस वेन्स बनाती हैं। सबसे पहला हार्मोनल चेंजेस। हम सभी जानते हैं प्रेगनेंसी में फीमेल में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खासतौर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्लेसेंटा के बनाने में और उसको मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल होता है। या प्रेगनेंसी में आजकल फीमेल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की टैबलेट भी लेती हैं, इंजेक्शंस भी ले जाते हैं। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है,
साथ में वॉल्स का जो फंक्शन होता है उनको डिक्रीज करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन की वजह से एक तो ब्लड वेसल जो होती हैं जी वो रिलैक्स हो जाती हैं, और दूसरा प्रोजेस्टेरोन वेन के वॉल फंक्शन को रिड्यूस करता है, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन्स की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड, क्योंकि आपके शरीर में एक बच्चा है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी वेन्स पर लोड आता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे के वेट के अलावा जो यूट्रस है, वॉर्म है, माँ की कोख है, उसका साइज बढ़ने से जो वेन्स पैरों से आ रही होती हैं वो उनके ऊपर प्रेशर डालता है, और उस प्रेशर की वजह से ब्लड का रिगर्जिटेशन होता है, यानी कि ब्लड वापस से लौट जाता है। तो ये तीन चीजें जो हैं इनकी वजह से प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन्स या हेमरॉइड की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी में, देन डेफिनेटली डाइट। जो लोग हाई सोडियम डाइट लेते हैं यानी कि नमक ज्यादा लेते हैं वो, या जेनेटिक जिनके ग्रांड फादर को, ग्रांड पेरेंट्स को, या पेरेंट्स जो अगर वेरिकोज वेन्स हैं वो, और तीसरा डेफिनेटली वेट। अगर वो पेशेंट ओबेस है या प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या हो रही है तो इलाज उस टाइम लेना है क्योंकि वो बच्चा भी कैरी कर रही है, या वेट करना चाहिए, उसके बारे में बताएं। देखिए बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको इस टाइप की समस्या होती है, तो प्रेगनेंसी में अगर किसी को भी वेरिकोज वेन की समस्या होती है, डेफिनेटली इंटरवेंशन या सर्जिकल ट्रीटमेंट इंडिकेटेड नहीं है। आपको इस बीमारी की दवाइयाँ भी नहीं लेनी है। क्या करना है आपको प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन से बचने के लिए, या अगर वेरिकोज वेन्स हो गई हैं तो इनके साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अवॉइड करना है एक ही जगह पर लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग सिटिंग। आपको एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़े नहीं होना है, बैठना नहीं है। दूसरा, एक्सरसाइज। आप आपके डॉक्टर से पूछ करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, बिकॉज ब्रीदिंग करने से क्या होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं, अपनी सांस को बाहर निकालते हैं, तो एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से सारा गंदा खून वापस से हार्ट की तरफ आ जाता है। तो आप योगा और प्राणायाम करें, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो योगा प्राणायाम होते हैं वो आप करें, लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह लेकर। तीसरी चीज है डाइट। आप हेल्दी डाइट लें, वाटर इनटेक अच्छा रखें, फाइबर लें, और हाई सोडियम डाइट को रेस्ट्रिक्ट करें। चौथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चौथा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इस तरीके से करके जो मैंने आपको अभी करके बैठा हूँ, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है। चाहे प्रेगनेंसी हो या नहीं हो, बिकॉज आजकल जो यंग जनरेशन है उनमें फीमेल्स क्रॉस लेग इस तरीके से करके क्रॉस लेग करके बैठती बहुत हैं, चलन और है। उनमें और उनमें फिर वेरिकोज वेन्स या मैं कहूँ स्पाइडर वेन्स आ जाती हैं, तो एक कॉस्मेटिक इश्यू भी है। तो क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, जिससे आपकी वेन्स कंप्रेस हो जाए। प्रेग्नेंट फीमेल जब भी सोए तो सोते वक्त हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेकर के उनको सोना है। क्यों ऐसा? ऐसा करने से जो यूट्रस है, जो बच्चा है, वो आपकी आईवीसी पर प्रेशर नहीं डालेगा, बिकॉज इंफीरियर वेना के बाद आईवीसी जो है वो बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती है। अच्छा, जो बॉडी के निचले भाग से सारा गंदा अशुद्ध खून लेकर के डायरेक्टली हार्ट तक आती है। तो वो आईवीसी अगर कंप्रेस हो गई आपकी, सीधा आप लेटे हैं या राइट साइड करवट करके लेटे हैं, तो डेफिनेटली आपको पाइल्स या हेमरॉइड और वेरिकोज वेन की समस्या हो जाएगी। तो प्रेग्नेंट लेडी को कोशिश करना चाहिए कि लेफ्ट साइड करवट लेकर के लेटें, या फिर फ्रिक्वेंटली अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। 6 चीज, जब भी उनको टाइम मिलता है हमेशा अपने लेग को रेस करें, दीवार से टिकाएं, जिससे सारा का सारा गंदा खून वापस से हार्ट की तरफ आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर इसके बावजूद भी वेरिकोज वेन या हेमरॉइड पाइल्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप जो पैंटीहोज होते हैं वो टाइप्स सॉक्स, सपोर्ट सॉक्स होते हैं, या कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होते हैं, आप वो इस्तेमाल करें। तो आप इस बीमारी से पूरी प्रेगनेंसी में बचे रहेंगे। दूसरा, वेरिकोज वेन्स या पाइल्स जनरली 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने में आते हैं, और डिलीवरी के बाद ये बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप इस टाइप की चीजें करेंगे, काफ पंपिंग करेंगे, डेफिनेटली आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। मतलब अगर मैं पूरा समराइज्ड करूँ प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपने बताए हैं, डाइट हो गया, स्टॉकिंग्स हो गया, एक्सरसाइजेस से बच सकते हैं इन सब चीज़ों से, इन परेशानियों से। बिल्कुल।
परंतु अगर हो गई हैं तो हमें इलाज लेना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि आपने जाना, सर ने कितने सरल उपायों के बारे में और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में हमें बताया, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो वह सिर्फ उस महिला को चिंता में नहीं डालता, वह पूरे परिवार को अफेक्ट करता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में दोस्तों हमने वेरिकोज वेन के बारे में देखा, कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां ली, और डॉक्टर साहब ने हमें इतने एडवांस ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताया, जिसकी मदद से हम इसे होने से भी रोक सकते हैं, और अगर बीमारी हो गई है तो बहुत ही सूक्ष्म चीरे और बिना दर्द के इसका हल खोजा जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आज समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।